हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टीफन एकेडमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर के 5th सेमेस्टर के एक सब्जेक्ट जो कि आपका जिसका नाम है एग्रीकल्चर मार्केटिंग ट्रेड एंड प्राइजेस, जिसका कोड होता है 5004। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग एग्रीकल्चर मार्केटिंग के बारे में आज चर्चा करने वाले इस वीडियो में। अगर दोस्तों आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर जरूर करते रहिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं इस वीडियो में इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कौन कौन से कितने अच्छे तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो उन क्वेश्चनों को हम आप लोगों के सामने लेकर आए हुए हैं। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करते हैं तो वीडियो हमारा किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है? एग्रीकल्चर मार्केटिंग से। ठीक है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग मतलब कृषि विपणन जिसे कहते हैं। तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग जो होती है, इसकी जो परिभाषा होती है वो क्या होती है? तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग की जो परिभाषा होती है वो होती है, सामान्यतः कृषि विपणन से तात्पर्य उन समस्त क्रियाओं से लगाया जाता है जिनके द्वारा कृषि उपज उपभोक्ताओं तक पहुँचती है। सामान्यतया कृषि विपणन से तात्पर्य उन समस्त क्रियाओं से लगाया जाता है जिनके द्वारा कृषि उपज उपभोक्ताओं तक पहुंचती है। इसे क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर मार्केटिंग मतलब कृषि विपणन इसे कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं आगे। आगे जो परिभाषा दी गई है ये किसके अनुसार दी गई? ये परिभाषा आपकी कॉमन थी जो ऊपर बताई गई। ये परिभाषा दी गई है अकॉर्डिंग टू थैस्कम के अनुसार। मतलब थैस्कम ने क्या कहा है एग्रीकल्चर कृषि विपणन के बारे में? थैस्कम ने क्या बताया है? तो इसमें कहा है थैस्कम ने, कृषि विपणन के अंतर्गत उन सभी क्रियाकलापों एवं समस्याओं को रखा जाता है जिनके द्वारा कृषकों के फार्म पर आधारित खाद्यान्न, कच्चा माल व उनमें निर्मित माल के फार्म से उपभोक्ताओं तक संचालन होता है। क्या कहा गया है इसमें? कृषि विपणन के अंतर्गत उन सभी क्रियाकलापों एवं समस्याओं को रखा जाता है जिनके द्वारा कृषकों के फार्म पर उत्पादित खाद्यान्न, कच्चे माल व उनसे निर्मित माल को फार्म से उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाए तथा उनका संचालन किया जाए। ठीक है, विपणन क्रियाओं का कृषकों, मध्यस्थों व उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन भी कृषि विपणन के अंतर्गत आता है। जैसे कि जो विपणन क्रियाएं होती हैं, मतलब किसी चीज़ को आपने बेचा, बेचने की क्रिया, कृषक, मध्यस्थों और उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले जो प्रभाव होते हैं ये भी आपकी कृषि विपणन के अंतर्गत, एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। मतलब एग्रीकल्चर मार्केटिंग के उद्देश्य क्या हैं? ऑब्जेक्ट मतलब इसके उद्देश्य क्या क्या होते हैं। तो इन उद्देश्यों को यहाँ पर 4 उद्देश्य आपको बताए गए हैं कि क्या उद्देश्य होते हैं इसके। ठीक है, पहला उद्देश्य होता है, सर्वप्रथम आप लोगों को बता देते हैं, उत्पादक कृषकों का विपणन उद्देश्य। उत्पादक होते हैं उनको कृषकों का विपणन उद्देश्य ये होता है, विपणन उद्देश्य होता है मतलब उनको बेचने का उद्देश्य होता है। उपभोक्ता का विपणन उद्देश्य मतलब जो खरीदार होता है उसका भी विपणन उद्देश्य होता है। नंबर 3 में दिया गया विपणन मध्यस्थों का विपणन उद्देश्य। जो विपणन मध्यस्थ होते हैं मतलब जो मार्केटिंग जो मध्यस्थ होते हैं, आपके मीडिएटर जो होते हैं, उनका भी उद्देश्य क्या होता है? विपणन उद्देश्य करना होता है। ठीक है, और सरकार का भी क्या होता है? सरकार का विपणन उद्देश्य। तो ये 4 प्रकार के उद्देश्य जो आते हैं ये आपके मार्केटिंग, एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे हम लोग चर्चा करने वाले हैं मार्केट। अब समझते हैं मार्केट। मार्केट जो होता है, मार्केट क्या होता है और ये कहाँ से आया वर्ड? ठीक है, तो मार्केट के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो साधारणतया जहाँ पर वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है, मतलब क्रय विक्रय से तात्पर्य है कि जहाँ वस्तुओं को खरीदा और बेचा जाता है, तो वह स्थान क्या कहलाता है? वह स्थान मार्केट कहलाता है हमारा। ठीक है, अब जो मार्केट वर्ड है ये कहाँ से है? तो ये लैटिन भाषा के शब्द मार्कस से हुआ है। ये मार्केट शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? लैटिन शब्द के मार्कस शब्द से हुई है। ठीक है, अब इसकी जो परिभाषा है मार्केट की, इसकी परिभाषा हम किन के अनुसार, एक जो वैज्ञानिक हुए हैं कॉर्नट, कॉर्नट के अनुसार इसकी परिभाषा जो है वो हम सुन लेते हैं अकॉर्डिंग टू कॉर्नट। ठीक है, बाजार वह विशेष स्थान है जहाँ पर वस्तुएं खरीदी व बेची जाती हैं। ये तो सभी लोगों को पता है कि मार्केट उस स्थान को कहेंगे जहाँ पर वस्तुएं खरीदी और बेची जाती हैं। ठीक है, लेकिन इसका अर्थ क्या है? उन समस्त क्षेत्र से होता है जिसमें क्रेताओं और विक्रेताओं के बीच ऐसी स्वतंत्र स्पर्धा हो कि किसी वस्तु का मूल्य सहज समान होने की प्रवृत्ति रखता हो। मतलब कोई एक ऐसी जगह क्रेता और विक्रेताओं के बीच ऐसी जो स्वतंत्र ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर मतलब दोनों चीज़ों का मूल्य लगभग समान रूप से रखा जा सके, उसे क्या कहते हैं? मार्केट कहते हैं। किसके अनुसार ये कहते हैं? ये कॉर्नोट की परिभाषा दी गई अकॉर्डिंग टू कॉर्नोट। ठीक है, कॉर्नोट एक वैज्ञानिक थे, उनके अनुसार उन्होंने अपनी मार्केट की परिभाषा बताई है।
अब आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अकॉर्डिंग टू कॉर्नोट के अनुसार मार्केट की परिभाषा बताइए, तो आप लोगों को ये परिभाषा लिखनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्या दिया गया है। क्वालिटी ऑफ मार्केट, मार्केट की क्वालिटी मतलब मार्केट के गुण, विपणन के गुण, बाजार के गुण, बाजार के गुण कौन कौन से होते हैं तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। बाजार के गुण क्या क्या होते हैं? एक क्षेत्र मतलब वन एरिया, एक क्षेत्र होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? बाजार कहते हैं। एक वस्तु होनी चाहिए, ठीक है, एक ही मूल्य होना चाहिए पूरे बाजार में, मतलब किसी चीज़ का अगर देखने जाएं तो एक ही मूल्य पर लगभग होना चाहिए। और बाजार के गुण क्या होते हैं? क्रेता और विक्रेताओं का होना, बिना क्रेता और विक्रेताओं के बाजार होगा ही नहीं। ठीक है, तो क्रेता और विक्रेताओं का भी होना जरूरी होता है। और ये आगे होती है स्वतंत्र प्रतियोगिता, स्वतंत्र प्रतियोगिता भी होनी चाहिए कि उसमें किसी प्रकार का कोई भी रोक टोक नहीं होनी चाहिए। अगला है 6 नंबर में बाजार का ज्ञान होना, बाजार का ज्ञान भी होना चाहिए। ये सब क्या होते हैं? हमारे मार्केट के गुण होते हैं। क्या है? अगर आपसे पूछ दिया जाए कि मार्केट के गुण लिखिए, तो आप लोगों को ये 5-6 पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट, मतलब वर्गीकरण, बाजार का वर्गीकरण। बाजार को कितने भागों में बांटा गया? तो नंबर 1 पर यहाँ पर बांटा गया अकॉर्डिंग टू एरिया, मतलब अकॉर्डिंग टू एरिया में बांटा गया है बाजार को 4 भागों में। अब एरिया के अनुसार क्षेत्र के अनुसार बाजार का वर्गीकरण, तो क्षेत्र के अनुसार बाजार कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4। पहला नंबर होता है स्थानीय बाजार, ठीक है, मतलब जो किसी छोटे स्थान पर लगता है उसको कहते हैं स्थानीय बाजार। प्रांतीय बाजार मतलब जो किसी राज्य में लगे, जैसे उत्तर प्रदेश का जो मुख्य बाजार होता है उसे प्रांतीय बाजार कहते हैं। राष्ट्रीय बाजार, अब राष्ट्रीय बाजार जैसे कि पूरे भारत देश का जो एक मुख्य बाजार हो उसे राष्ट्रीय बाजार की श्रेणी में रखा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार मतलब जो पूरे विश्व का बाजार हो उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं हम लोग। नंबर 2 पर आता है अकॉर्डिंग टू सेल्स, मतलब बिक्री के अनुसार बाजार का वर्गीकरण। तो बिक्री के अनुसार बाजार कितने प्रकार का होता है? तो बिक्री के अनुसार जो बाजार होता है ये हमारा 6 प्रकार का होता है। कितने होता है? 6 प्रकार का होता है। नंबर 1 में मिश्रित बाजार, मिश्रित बाजार से मतलब है जहाँ पर सभी प्रकार की वस्तुएं आप लोगों को प्राप्त हो सकती हैं। विशिष्ट बाजार, अब विशिष्ट बाजार मतलब किसी एक वस्तु का बाजार हो, जैसे कि फल का बाजार, सब्जी का बाजार या अन्य किसी अन्य वस्तु का बाजार, जो कि मतलब किसी एक विशिष्ट वस्तु का बाजार होता है। नंबर 3 पे देखते हैं नमूने के द्वारा बिक्री बाजार। नमूने के द्वारा बिक्री बाजार मतलब किसी नमूना को आपको दिखाया गया फिर इसके बाद उसकी बिक्री की जाए तो वो नमूने के द्वारा बिक्री बाजार। अगला आता है चौथा पॉइंट, क्या है? निरीक्षण द्वारा बिक्री बाजार। निरीक्षण करके मतलब किसी वस्तुओं का निरीक्षण करके बाजार को लगवाया जाए तो उसे क्या कहते हैं? निरीक्षण बिक्री बाजार कहते हैं। ठीक है, ग्रेड द्वारा बिक्री बाजार मतलब ग्रेडिंग करके, जैसे किसी वस्तुओं को मतलब ग्रेड करके कि नहीं तुम यहाँ पर लगाओगे, तुम यहाँ पर लगाओगे अपनी बाजार, तो इसको ग्रेड द्वारा बिक्री बाजार कहा जाता है। अब ट्रेडमार्क द्वारा बिक्री बाजार मतलब ये ट्रेडमार्क मार्क द्वारा द्वारा बिक्री बाजार कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से ये 6 प्रकार का होता है। आगे देखते हैं नंबर 3 में दिया है अकॉर्डिंग टू टाइम, मतलब समय के अनुसार। अकॉर्डिंग टू टाइम मतलब समय के अनुसार बाजार को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। तो 3 भाग कौन कौन से होते हैं? अति अल्पकालीन बाजार मतलब बहुत ही छोटा बाजार, अति अल्पकालीन मतलब बहुत ही कम समय के लिए बाजार लगता हो, जैसे कि सब्जी का बाजार पूरे दिन में 4-5 2-3-4 घंटे के लिए लगता है और वो ख़त्म हो जाता है। इसके बाद आता है अल्पकालीन बाजार, मतलब जो कुछ समय के लिए लगता हो, जैसे कि जो आपने देखा होगा कपड़े का बाजार है, ये कितनी देर के लिए खुलता है? तो पूरा बाजार खुलता है, सुबह से शाम तक खुलता है, फिर इसके बाद बंद हो जाता है। दीर्घकालीन बाजार मतलब जो बहुत समय तक खुला ही रहे उसे दीर्घकालीन बाजार कहते हैं। तो टाइम के अनुसार से 3 प्रकार का होता है। आगे देखते हैं अकॉर्डिंग टू कंपोजिशन, मतलब प्रतियोगिता के अनुसार अकॉर्डिंग टू कंपटीशन मतलब प्रतियोगिता के अनुसार बाजार। तो प्रतियोगिता के अनुसार कैसा होता है? ये भी 3 प्रकार का होता है। यहाँ पर भी 3 प्रकार से होते हैं। पूर्ण प्रतियोगी बाजार मतलब जिसमें पूर्ण प्रतियोगी मतलब अच्छी तरीके से प्रतियोगिता होती हो एक दूसरों के बीच में, मतलब अपूर्ण प्रतियोगी बाजार तथा एकाधिकार बाजार कहा जाता है। ये 3 प्रकार के बाजार होते हैं अकॉर्डिंग टू कंपटीशन के अनुसार से। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं अकॉर्डिंग टू लोकेलिटी, मतलब वैधानिकता, मतलब लोकेलिटी मतलब वैधानिकता के अनुसार कितने प्रकार के बाजारों को वैधानिकता दी गई। तो मतलब एक होता है उचित बाजार, जो कि हर जगह लग सकता है, उचित बाजार। चोर बाजार एक कहा जाता है जहाँ पर चोरी की वस्तुएं मिलती हैं। ये बाजार हर जगह नहीं होता है लेकिन कहीं कहीं फिर होता है चोर बाजार। ठीक है, नंबर 3 पे आता है खुला बाजार। खुला बाजार मतलब किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं होती। तो इस प्रकार ये भी
3 प्रकार के बाजार होते हैं वैधानिकता के अनुसार से, ठीक है। आगे नंबर 6 पे चर्चा करते हैं। 6 पे क्या दिया गया, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी क्वांटिटी के अनुसार से, मतलब क्वांटिटी के अनुसार से 2 प्रकार के बाजार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक थोक बाजार होता है और एक दूसरा होता है फुटकर बाजार। मतलब जहाँ थोक की वस्तुएं मिलती हैं, बहुत सारी वस्तुएं थोक में मिलती हैं तो वहाँ थोक बाजार होता है, और फुटकर वस्तुएं मिलती हैं तो उसको फुटकर बाजार कहते हैं, ठीक है। 2 प्रकार का होता है। अब देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग एक्सटेंट ऑफ मार्केट, मतलब बाजार को बढ़ाने के लिए कौन कौन से कारक महत्वपूर्ण होते हैं। तो बाजार को बढ़ाने के लिए कौन कौन से कारक महत्वपूर्ण होते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ 5-6 पॉइंट आप लोगों को दिए गए, उनकी हम लोग थोड़ा विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। तो विस्तार से चर्चा करते हैं तो क्या होना चाहिए, वस्तु के गुण। अगर आप लोगों को अपना बाजार बढ़ाना है या किसी में व्यापार बढ़ाना है तो क्या होना चाहिए, वस्तु की गुण। आपकी जो वस्तु है उसमें गुण होने चाहिए, कुछ ना कुछ गुण जरूर होने चाहिए जिससे आपके बाजार में बढ़ोतरी होगी, ठीक है। नंबर 2 पर आता है विस्तृत मांग, मतलब उसकी ऐसी चीज़ आप लोग कोई बाजार में लेके आइए जिसकी उसकी मांग भी अधिक हो, आदमी को उसकी ज़रूरत हो, ठीक है। शीघ्र बोधिता, मतलब ऐसी कोई चीज़ लेके आइए जिससे शीघ्र बोधिता, मतलब आपको जल्दी जल्दी उस चीज़ का ज्ञान हो सके। वहनीयता, मतलब आप उस काम को अच्छी तरीके से कर सकें। टिकाऊपन, मतलब ऐसी चीज़ लेके आइए जो आपकी टिकाऊपन भी हो उसमें। ऐसा नहीं है कि आप लेके आइए मेड इन चाइना की तरीके से तो वो आपकी तुरंत 2-4 दिन में ख़त्म हो जाए, ठीक है। स्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धि, मतलब जो स्थान के अनुसार, मतलब लोकेलिटी, मतलब लोकल में जो वस्तुओं की ज़रूरत हो उन वस्तुओं की उपलब्धि के हिसाब से भी वस्तुओं को लेकर आएँ जिससे कि आपके बाज़ार में बढ़ोतरी होगी। पर्याप्त पूर्ति, मतलब बाज़ार में जो भी आप लोग सामान बेच रहे हैं, मतलब आपकी किसी भी चीज़ की अगर दुकान है तो उसमें पर्याप्त पूर्ति का होना अति आवश्यक होता है। अगर आपकी दुकान में माल ही नहीं होगा, पर्याप्त पूर्ति ही नहीं होगी किसी चीज़ की, तो आपके ग्राहक आपके पास कैसे आएंगे, ठीक है। चलिए इन सब बारे में हमारी चर्चा हो चुकी है, और वीडियो अगर आप लोगों को दोस्तों अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करते रहिए और हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहिए। हम आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो लगातार लेकर आते रहेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद।